आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, गूगल ने एक न्यू लैंग्वेज लॉन्च की है जिसका नाम मैंगल है। तो ये मैंगल लैंग्वेज बनी है, इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो आपको यूनिफाइड सिस्टम बनाने के लिए इसके अंदर जो ना तीन मेजर जो है ना की पॉइंट्स हैं या तीन मेजर फीचर हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड के दो मेजर वे थे, रूल बेस्ड सिस्टम और नॉलेज बेस्ड सिस्टम। अब जो गूगल ने बेसिकली ये मैंगल लॉन्च किया है, इसका डबल फायदा है। बट इसके साथ ही मैं आपको एक रेफर करूंगा बॉब मार्टिन, जिनको वो अंकल बॉब मार्टिन भी कहती है, सिलिकॉन वैली। That's the history. Why is it that we programmers are never happy with our language? कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है जो गूगल ने लैंग्वेज का एक मॉडिफाइड वर्जन मैंगल नाम से आपको दिया है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, गूगल ने एक न्यू लैंग्वेज लॉन्च की है जिसका नाम मैंगल है। मैंगल लैंग्वेज को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये बेसिकली डिटेक्टिव डेटाबेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी आपने डिफरेंट टाइप के डेटाबेसिस या डेटा सोर्सेज से डेटा इकट्ठा करना हो तो आप उसमें से यूनिफाइड वे में डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये तो था इसका वन लाइनर इंट्रोडक्शन। अभी मैं इसका ज़रा डिटेल में डिस्कस करता हूँ। मैंगल बेसिकली एक डेटा लॉग लैंग्वेज के ऊपर फाइन ट्यून करके डेटा लॉग लैंग्वेज को बनाई गई है। और अगर आप डेटा लॉग लैंग्वेज को देखें तो डेटा लॉग लैंग्वेज जो है वो ड्राइव हुई है प्रोलॉग लैंग्वेज से। प्रोलॉग लैंग्वेज जो है ये बेसिकली 1972 के अंदर एक फिलिप रसल नामी शख्स और उनकी टीम ने मिलकर प्रोलॉग लैंग्वेज बनाई थी। बेसिकली ये एक लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोड्यूस करवाई गई थी और इसका नाम भी बेसिकली वहीं से ड्राइव किया गया है। प्रोग्रामिंग से प्रो लिया गया है और लॉजिक से लॉग लिया गया है। तो प्रो लॉग मीन प्रोग्रामिंग लॉजिकल, यानी लॉजिकल प्रोग्रामिंग। तो प्रोलॉग बेसिकली जब 1970s में आई उसके बाद जो है हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फर्स्ट वेव चल रही थी, तो फर्स्ट वेव ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ये प्रोलॉग काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुई थी। स्पेशली नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स जो बन रहे थे तो उनके अंदर बेसिकली प्रोलॉग लैंग्वेज यूज़ हो रही थी। तो प्रोलॉग लैंग्वेज एक लॉजिकल लैंग्वेज थी। ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई किसी डोमेन के अंदर, बस शुरू में ही प्रोलॉग के अंदर ही ये काफ़ी लॉजिकल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट उठा था। बट फिर उसके बाद ये इतना ज़्यादा अपनी मार्केट में स्पेस नहीं बना सकी। देन फिर उसी को किसी ने फाइन ट्यून करके उसका एक डाटा लॉग वर्जन निकाला और अब गूगल ने उस डाटा लॉग को फाइन ट्यून करके मैंगल आपको बना कर दिया है, मैंगल लैंग्वेज। अभी तो इसको लैंग्वेज क्लेम कर रहे हैं, अभी ये प्रॉपर लैंग्वेज के तौर पर नहीं है। फ्यूचर में ये अनकरीब शायद इसका पूरा एक लैंग्वेज वर्जन भी दे दें। अभी तो ये गूगल की जो गोलैंग है लाइब्रेरी के तौर पर अवेलेबल हुई है मैंगल, बट गूगल इसको एज ए प्रॉपर एक फॉर्मल लैंग्वेज के तौर पर लेके जाने के लिए इंटरेस्टेड नजर आ रहा है। तो जो ये मैंगल लैंग्वेज बनी है, इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो आपको यूनिफाइड सिस्टम बनाने के लिए, कि आपका जो डेटाबेस का एक्सेस है, जो डेटे का एक्सेस है, वो यूनिफाइड हो जाए। यानी एक ही तरह से आप डिफरेंट टाइप के डेटा को एक्सेस कर सकें। अभी करंटली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो हमारे पास डिफरेंट सोर्स का डाटा डिफरेंट फॉर्मेट में डिफरेंट वे में पड़ा होता है। तो उसको बाद में एक जगह पर इंटीग्रेट करने के लिए आपको डिफरेंट डाटा पे डिफरेंट सोर्स ऑफ डाटा के ऊपर डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ती हैं। कहीं आप रिलेशनल डेटाबेसेस यूज कर रहे हैं, कहीं आप नो सीक्वल डेटाबेस यूज कर रहे हैं, कहीं आपकी एपीआई यूज हो रही है, कहीं ग्राफक्यूएल यूज हो रहा है। तो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, डिफरेंट डेटाबेस अप्लाई हो रहे हैं। तो उनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी और एज वेल एज उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में भी जब हमें डेटा चाहिए होता है तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, जिसको उन्होंने एक यूनिफाइड लैंग्वेज में एक यूनिफाइड एक्सेस के तौर पर आपको दी है। और इसी वजह से मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू है जो गूगल ने लैंग्वेज का एक मॉडिफाइड वर्जन मैंगल नाम से आपको दिया है। इसके अंदर जो ना तीन मेजर जो है ना की पॉइंट्स हैं या तीन मेजर फीचर हैं इस मैंगल लैंग्वेज के। नंबर 1, रिकर्सिव रूल। इसके अंदर जो है आपके पास रिकर्सिव रूल्स होते हैं जो आप इस पे अप्लाई हो सकते हैं। दूसरा, यूनिफाइड डेटा एक्सेस है कि आपको
थ्रू आउट जो है वो यूनिफाइड डेटा एक्सेस होता है। और तीसरा नॉलेज ग्राफ्स, कि आप अपने नॉलेज के ग्राफ बना लेते हैं, जिससे ये होता है कि आपको उसको हर एंगल से हर तरह आप उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 की फीचर हैं इसके पास। रिकर्सिव रूल क्या फ़ायदा देता है कि आपने एक रूल अप्लाई किया है, वो रिकर्सिवली आपके पूरे के पूरे डेटा पे अप्लाई हो जाता है और आप बहुत ईज़िली डिफरेंट रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपके डिफरेंट प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज़ हैं, वो डिपेंडेंसीज़ मिसिंग हैं कि नहीं, ये चीज़ चेक करनी है, तो आप इसे रिकर्सिव रूल से बहुत ईज़िली अचीव कर सकते हैं। नॉलेज ग्राफ होने का ये फ़ायदा होता है कि आप हर नॉलेज को दूसरे नॉलेज से कनेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल है, तो आप टेबल को कनेक्ट करेंगे डिनर के साथ, लंच के साथ, कि टेबल पे डिनर हो सकता है, टेबल पे लंच हो सकता है, या और भी टेबल के साथ जो-जो चीज़ें कनेक्ट हो सकती हैं, तो आप टेबल के साथ इस तरह करके एक नॉलेज ग्राफ बना लेते हैं। और ये भी जो मेजर कांसेप्ट उठाया गया है, जैसे मैंने कहा, प्रोलॉग से उठाया गया है, और प्रोलॉग के दौर में भी जो प्रोलॉग का यूज़ था, वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो इनिशियल आया था, जो हमारा फेज़ 1 आया था, उसके अंदर वेव 1 जिसे आप कहते हैं, जो फर्स्ट वेव थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसके अंदर प्रोलॉग बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही थी। और अगर हम फर्स्ट वेव में भी बात करें और जनरल भी एआई की बात करें, तो इस बात को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, तो अगली वीडियोज़ में हमारे लिए आसानी रहेगी। जब शुरू में हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई थी, तो सबसे पहले हमने रूल बेस्ड सिस्टम्स अप्लाई किए थे, कि हम डिफरेंट रूल्स को हार्ड कोड करके उससे इंटेलिजेंस अचीव करें। तो रूल बेस्ड इंटेलिजेंस के अंदर मेजर जो इशू ये थे कि आप किसी चीज़ के तमाम मुकम्मल रूल्स को पहले तो एक्सट्रैक्ट करें, तमाम रूल्स को वहाँ से निकालें कि उसके क्या रूल्स हैं किसी भी चीज़ के, और फिर उन रूल्स को अप्लाई करें। यानी रूल बेस्ड सिस्टम के अंदर जो सबसे बड़ा इशू है कि हमें कई चीज़ों के तो खुद भी रूल्स नहीं पता होते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने किसी के चेहरे का बताना है, जैसे फेस रिकॉग्निशन है, कि ये फलां शख्स है, ये अहमद है या अली है, तो मुझे उसके चेहरे के रूल्स क्या-क्या हैं खुद भी एज़ ए ह्यूमन सारे रूल्स नहीं पता। या इवन एक ऑरेंज और एक एप्पल इमेज में कैसा होता है, इसके अगर मैं रूल्स लिखने बैठूं, तो ये पॉसिबल नहीं था कि तमाम रूल्स को हार्ड कोड किया जाए। इस वजह से रूल बेस्ड सिस्टम फ्लॉप हो गए। उसके बाद जो दूसरा हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सिस्टम आई, वो थे नॉलेज बेस, और उसमें भी हम यूं ही करते थे, प्रोलॉग जैसी लैंग्वेजेस को यूज करके हम डिफरेंट नॉलेज ग्राफ बनाया करते थे, और फिर उस नॉलेज ग्राफ से हम इंटेलिजेंस अप्लाई करते थे। नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स के अंदर भी यही इशू था कि आपको किसी भी चीज़ का पहले सारा नॉलेज देना है, एंड देन वो सिस्टम जाकर इंटेलिजेंट होगा। तो उस दौर के अंदर इतना किसी भी टॉपिक के ऊपर, उस टॉपिक के या उस प्रॉब्लम के में जहाँ आपको इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड है, वहाँ के लिए वो सारा पॉसिबल नॉलेज इकट्ठा करना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो इसीलिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड के 2 मेजर वे थे जो शुरू में आए इंटेलिजेंस को अचीव करने के लिए, रूल बेस्ड सिस्टम और नॉलेज बेस्ड सिस्टम। इसके अलावा फिर फज़ी लॉजिक भी आया जापानीज़ की तरफ से, और उसके बाद फिर जो है मशीन लर्निंग की डोमेन भी स्टार्ट हुई। तो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, बेसिकली मशीन लर्निंग की ही सब फील्ड डीप लर्निंग है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या होता है कि जो मशीन लर्निंग है, जो हमारे नॉर्मल सिस्टम होते हैं, उसके अंदर हमारा एक सिस्टम होता है जिसको हम एक इनपुट देते हैं। सिस्टम के अंदर पहले से रूल्स होते हैं, जो रूल बेस्ड सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, पहले से रूल्स होते हैं, हम उनमें इनपुट देते हैं और हमें दूसरी तरफ से आउटपुट मिलती है। तो हम सिस्टम को इनपुट देते हैं, रूल उसमें पहले से होते हैं और वो हमें आउटपुट दे रहा होता है। जब मशीन लर्निंग की फील्ड आई, तो हमने ऐसे किया कि हमने इनपुट और आउटपुट वो अपने सिस्टम को दी, उस मॉडल को दी, और मॉडल ने उस इनपुट के अंदर से रूल्स को एक्सेप्ट किया। इसीलिए ये हम इसे मशीन लर्निंग की फील्ड कहते हैं, कि वो डेटे से रूल एक्सट्रैक्ट करता है। तो हमें पहले से रूल पता नहीं भी हैं, जब हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, तो वो उस डेटा में से खुद रूल एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो यूं फिर मशीन लर्निंग की फील्ड ने जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डोमेन को कैप्चर कर लिया, और जो है हाईजैक कर लिया, और सारी जितनी फिर
एआई में इनोवेशन हुई वो बेसिकली मशीन लर्निंग की फील्ड में हुई है। और अगर आप फिर मशीन लर्निंग में आगे जाकर जो ह्यूमन या बायोलॉजिकल ब्रेन्स को इंस्पायर करके जब हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बनाना शुरू किए तो ये बेसिकली डीप लर्निंग की फील्ड होगी, क्योंकि हम इन्हें डीप न्यूरल नेटवर्क कहते हैं और इसके अंदर हम अपनी काफ़ी डीप लेयर्स लेके आते हैं, इसलिए इन्हें डीप लर्निंग इन शॉर्ट कहा जाता है, जो कि मशीन लर्निंग की सब फील्ड है। अब भले मशीन लर्निंग है या डीप लर्निंग है, ये डेटे से रूल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसी वजह से ये डोमेन्स बाकी तमाम से कामयाब हुई हैं। अब जो गूगल ने बेसिकली ये मैंगल लॉन्च किया है, इसका डबल फ़ायदा है कि आज हम अपने जो एआई मॉडल्स डेवलप कर रहे हैं, एक तो उनके लिए हमें जो नॉलेज चाहिए तो हम उसके साथ जो उसको ट्रेनिंग और उसको यूज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसके लिए पुरानी टेक्निक का हाइब्रिड वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम कुछ नॉलेज ग्राफ बना लें और कुछ हम अपने मॉडल से यूज़ कर लें, तो ये भी बड़ा कन्वीनियंट होगा। और अगर आप ऐसा ना भी करें तो इस वक्त कोई भी एआई मॉडल बना रहा है या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, तो उनको मल्टीपल सोर्सेज से डेटे को फैच करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत कन्वीनियंट वे में, एक यूनिफाइड वे में हर तरह के डेटे को एक्सेस करें, तो मैंगल जो है वो लैंग्वेज इस पर्पस के लिए बनाई गई है। तो एक बहुत अच्छा एडिशन है लैंग्वेजेस की टूल किट के अंदर। तो ऐसा, बट इसके साथ ही मैं आपको एक रेफ़र करूँगा बॉब मार्टिन, जिनको अंकल बॉब मार्टिन भी कहती है सिलिकॉन वैली, और उनका बल्कि एक यूट्यूब के ऊपर एक पूरा एक लेक्चर पड़ा हुआ है। तो इस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप यहाँ से ये वीडियो देखना चाहें तो देख सकते हैं। बॉब मार्टिन का ये है द फ्यूचर ऑफ प्रोग्रामिंग बाय अंकल बॉब मार्टिन, इस तरह करके कोई इसका टाइटल है। मैंने बहुत पहले देखा हुआ, मुझे याद नहीं है। नीचे आ जाएगा, आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो बॉब मार्टिन जो है ना, ये C++ की बुक के ऑथर भी हैं। मैंने इनकी बुक भी पढ़ी हुई है। मैं इनको टीचर की तरह रिस्पेक्ट करता हूँ और पूरी दुनिया की प्रोग्रामिंग कम्युनिटी बॉब मार्टिन को बहुत रिस्पेक्ट करती हैं और ये इनका कंट्रीब्यूशन भी प्रोग्रामिंग की फील्ड में बहुत ज़्यादा है। तो इनके उस लेक्चर के अंदर का एक क्लिप है, ये हम ऐड भी कर देते हैं। नेक्स्ट 2 आप देखिएगा, ये आएगा। Well, that's the history. Why is it that we programmers are never happy with our language? Never. How many languages are there? Hundreds and hundreds and hundreds and hundreds, and tomorrow there will be hundreds more. Right? How many languages have been invented in the last 5 years? In the last 5 years, how many languages have come out? It's Swift and Go and Dart and how many more? इसमें ये कहते हैं कि वाई हम इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों बना रहे हैं? क्या हम एक इंडस्ट्री के तौर पर कुछ अरसा एक ही लैंग्वेज नहीं बोल सकते? तो किसी लैंग्वेज में ये फीचर है, किसी लैंग्वेज में वो फीचर है, कोई ये फास्ट है, कोई यूं फास्ट है। तो इतनी लैंग्वेजेस जो हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ को प्रॉब्लम कर रही हैं। अंकल बॉब मार्टिन और मैं भी यही समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं होनी चाहिए थी। हमारे पास 1 या 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती, जिसकी वजह से हमारी जो फील्ड में सीखना, सिखाना, काम करना, अब जो हमारी फील्ड के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी हो चुकी है, इतनी सारी लैंग्वेजेस, फिर हर लैंग्वेजेस के मल्टीपल फ्रेमवर्क, किसी ने फ़लाँ लैंग्वेज की हुई है और किसी टीम को फ़लाँ लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, तो हर डेवलपर को मल्टीपल लैंग्वेजेस टूल किट में रखनी पड़ रही हैं ताकि वो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ को कवर कर सके। तो अगर उस रिस्पेक्ट से हम देखते हैं, जिससे बॉब मार्टिन ने कहा कि ये क्यों हम इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ला रहे हैं, तो फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक और ऐड ऑन हो गया है, एक और लैंग्वेज का, और प्रोग्रामिंग कम्युनिटी के लोगों और स्पेशली उन लोगों का जो तकरीबन हर फील्ड में अपने आप को अप टू डेट रखना चाहते हैं या लेटेस्ट चीज़ें यूज़ करते हैं या प्रो रहना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अब एक और चीज़ आ चुकी है। वो इसे सीखेंगे और अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इसको यूटिलाइज़ करेंगे। खैर, प्रोग्रामिंग की फील्ड में बहुत अरसे बाद एक अच्छा ऐड ऑन हुआ है और जो कि मैंगल है। चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी वीडियो में मिलेंगे। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।